हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई एम होपिंग कि रिवीजन फुल स्विंग में चल रहा है। सो वी आर इनटू द थर्ड सीरीज ऑफ डेरिवेटिव्स। फर्स्ट सीरीज में लर्निंग मॉड्यूल 10 हो गया, सेकंड सीरीज में लर्निंग मॉड्यूल 9 एंड नाउ थर्ड सीरीज। एक बार रिकॉल कर लेते हैं। जो लर्निंग मॉड्यूल 10 था उसमें अपन ने जनरली रिस्क न्यूट्रलाइजेशन अप्रोच किया था, और कॉल ऑप्शन बोलो या पुट ऑप्शन बोलो उसका अपन ने वैल्यूएशन किया था। ठीक है। पे ऑफ को रिस्क न्यूट्रल प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करेंगे एंड आरएफ रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न से पुल करेंगे, तो वैल्यू ऑफ द कॉल और वैल्यू ऑफ द पुट आपको आ जाएगा। लर्निंग मॉड्यूल 9 इज ऑल अबाउट पुट कॉल पैरिटी एंड पुट कॉल फॉरवर्ड पैरिटी। पूरा का पूरा ज्यादा स्ट्रेस उनका उसी पे। ठीक। पुट कॉल पैरिटी इक्वेशन आपको पता है, P0 प्लस S0, पुट ऑप्शन बाय प्लस स्टॉक बाय इज इक्वल टू कॉल बाय एंड द बॉन्ड बाय, रिस्क फ्री बॉन्ड ऑफ अ फेस वैल्यू इक्वल टू स्ट्राइक प्राइस। ठीक है। और उसके बाद पुट कॉल फॉरवर्ड पैरिटी में अपन ने वो जो स्टॉक था उसको रिप्लेस किया एक फॉरवर्ड बाई से और एक ट्रेजरी जेड से भी, जिसका फेस वैल्यू होगा फॉरवर्ड का प्राइस, एंड देन उसको अल्जेब्रिकली लेफ्ट राइट करते गए एंड सॉल्व करते गए। दिस वाज योर लर्निंग मॉड्यूल 9। नाउ द लर्निंग मॉड्यूल 8 ज्यादा स्ट्रेस कर रहा है दो तीन कॉन्सेप्ट्स पे। वन इज व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द ऑप्शन का प्राइसेस। यू मस्ट बी रिकॉलिंग ऑगस्ट कैंडिडेट्स फैक्टर्स अफेक्टिंग द ऑप्शन प्राइसेस। स्पॉट अफेक्ट करता है ऑप्शन के प्राइस को, यस सर। वॉलेटिलिटी अफेक्ट करता है, यस सर। टाइम अफेक्ट करता है, यस सर। रिस्क फ्री रेट ऑफ रेट या फिर इंटरेस्ट रेट अफेक्ट करता है, यस। डिविडेंड अफेक्ट करता है, यस। ठीक है। सो ये सारा का सारा फैक्टर्स है जो अफेक्ट करता है। सर कैसे अफेक्ट करता है, पॉजिटिव के नेगेटिव, ऐसे चलो ओरली डिस्कस कर देते हैं। पहले तो फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑप्शन प्राइसेस में एक बार लिख देता हूँ, उसके बाद सर पॉजिटिव अफेक्ट करता है कि नेगेटिव अफेक्ट करता है वो अपन डिस्कस करते हैं। ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ वो करेंगे एक बार। सेकंड, इन लोग का स्ट्रेस क्या हुआ है कि इन लोग ऑप्शन का प्राइस आपको दे देंगे एंड आपको डिकम्पोज करने बोलेंगे इनटू टू पार्ट्स, एक्सरसाइज वैल्यू एंड टाइम वैल्यू। एंड ये तो अपने को पता ही है, ऑप्शन का प्राइस कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट, इंट्रिंसिक वैल्यू एंड द टाइम वैल्यू। इंट्रिंसिक वैल्यू बोलो या फिर एक्सरसाइज वैल्यू बोलो, बोथ आर सेम। ठीक है। सो उसको कैसे करेंगे अपन कि जो भी अपना कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन का दाम रहेगा उसको अपन डिकम्पोज करेंगे। इजी तरीका है कि सबसे पहले एक्सरसाइज वैल्यू निकाल दो एंड द बैलेंसिंग फिगर जो भी बच गया वो आपका टाइम वैल्यू है। सर एक्सरसाइज वैल्यू कैसे निकालेंगे उसके ऊपर भी आने, तो यही सारा चीज अपने को करना है एंड देन वी विल जंप इनटू द क्वेश्चन एंड आंसर सीरीज। ठीक है। सो मैं एक बार बोर्ड में यहाँ पे लर्निंग मॉड्यूल 8, इसमें आपने को क्या क्या जानना है। तो अगर आप कॉन्सेप्ट का बात करोगे, कॉन्सेप्ट 1 सबसे इंपॉर्टेंट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑप्शन प्राइसेस। पहले तो आपको पता होना चाहिए क्या क्या फैक्टर्स है जो ऑप्शन प्राइसेस को अफेक्ट करता है। पहला इज स्पॉट, दैट इज अंडरलाइन। ऑप्शन बोलो फॉरवर्ड बोलो, अब एक बार यहाँ पे ऑप्शन का डिस्कस कर रहे हैं तो डेरिवेटिव ना डिराइव करेगा वैल्यू किससे, अंडरलाइन से। तो अंडरलाइन अगर चेंज होगा तो ऑप्शन का प्राइस तो चेंज होना ही है। स्पॉट दैट इज अंडरलाइन। ठीक है। अब यहाँ पे बोलना कि कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन, यहाँ पे लिख रहा हूँ कॉल ऑप्शन और यहाँ पे लिख रहा हूँ पुट ऑप्शन। बोलो अंडरलाइन से पॉजिटिवली अफेक्ट कॉल होता है कि पुट होता है। इसके लिए आपको ये ध्यान होना चाहिए कॉल एंड पुट का फीचर क्या है। कॉल इज मेड फॉर द अपसाइड एंड पुट इज मेड फॉर द डाउन साइड। तो सर अगर स्पॉट, एक बार स्टॉक बोलो, स्टॉक ऊपर जाएगा तो कॉल का वैल्यू बढ़ेगा, लेकिन सर स्टॉक ऊपर जाएगा तो पुट का दाम गिरेगा। तो सर कॉल ऑप्शन इज अ पॉजिटिव फंक्शन ऑफ स्पॉट एंड पुट ऑप्शन इज अ नेगेटिव फंक्शन ऑफ स्पॉट। ठीक है। कॉल ऑप्शन बोलते ही आपको ध्यान में ये आना चाहिए एस टी माइनस एक्स, एस माइनस एक्स ना। और पुट ऑप्शन बोलते हैं आपको ध्यान में ये आना चाहिए एक्स माइनस एस। तो अगर एस बढ़ेगा तो कॉल ऑप्शन के लिए अच्छा है, तो यहाँ पे लिख रहा हूँ पॉजिटिव फंक्शन, और यहाँ पे लिख रहा हूँ नेगेटिव फंक्शन। दूसरा इज वॉलेटिलिटी। वॉलेटिलिटी किसका, ऑफ अंडरलाइन का। अंडरलाइन का वॉलेटिलिटी के वजह से सर ऑप्शन के प्राइसेस में अफेक्ट, ऑप्शन का प्राइसेस अफेक्ट होता है क्या, यस होता है। कैसे अफेक्ट होता है सर, पॉजिटिवली अफेक्ट होता है, चाहे कॉल बोलो पुट बोलो,
कॉल ऑप्शन का दाम एंड पुट ऑप्शन का दाम बढ़ जाता है अगर वॉलेटिलिटी बढ़ गया तो, कॉल एंड पुट का दाम गिर जाता है अगर वॉलेटिलिटी गिर गया तो ऑप्शन का प्राइसेस आर अ पॉजिटिव फंक्शन ऑफ वॉलेटिलिटी, वॉलेटिलिटी अप तो प्राइस अप, वॉलेटिलिटी डाउन तो प्राइस डाउन। यहाँ पे लिख रहा हूं पॉजिटिव फंक्शन ऑफ वॉलेटिलिटी सिग्मा, ठीक है, दोनों के केस में। तीसरा है आपका टाइम, टाइम टू मेच्योरिटी। अब अगेन कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन, देखो कॉल ऑप्शन ना, टाइम टू मेच्योरिटी का मतलब यहाँ पे डिस्कस ये हो रहा है कि लॉन्ग टर्म कॉल वर्सेस शॉर्ट टर्म कॉल एंड लॉन्ग टर्म पुट वर्सेस शॉर्ट टर्म पुट। सर बताइए ना, लॉन्ग टर्म कॉल वर्सेस शॉर्ट टर्म कॉल में कौन ज्यादा वैल्यूएबल होगा? तो कॉल के केस में एकदम सिंपल है, लॉन्गर द मेच्योरिटी हायर द वैल्यूएशन। लॉन्ग टर्म कॉल आर ऑलवेज मोर वैल्यूएबल देन द शॉर्ट टर्म कॉल, कॉल के केस में देयर इज नो एम्बिग्विटी, ठीक है। तो कॉल ऑप्शन के केस में लॉन्ग टर्म कॉल ऑप्शन आर ऑलवेज मोर वैल्यूएबल। आप रिवाइज करते करते ये सब लिख भी सकते हो, इसलिए मैं लिख रहा हूँ, मेरे लिए नहीं लिख रहा हूँ। लॉन्ग टर्म कॉल ऑप्शंस आर ऑलवेज मोर वैल्यूएबल देन शॉर्ट टर्म कॉल। और पुट ऑप्शन के केस में सर लॉन्ग टर्म पुट आर ऑलवेज मोर वैल्यूएबल देन शॉर्ट टर्म पुट, बट एक एक्सेप्शन है, डीप इन द मनी पुट। अब इन द मनी पुट क्या होता है? इन द मनी, आउट ऑफ द मनी, एट द मनी। इन द मनी का मतलब से फॉर एग्जांपल पुट का स्ट्राइक प्राइस है आपका 100, लेकिन स्टॉक का दाम अभी चल रहा है से फॉर एग्जांपल 60, तो इसको कहते हैं डीप इन द मनी पुट। एक्स माइनस एस, अगर एक्स बड़ा है एस से तो उसको कहते हैं इन द मनी, राइट। और एक्स और एस के बीच में अगर जितना ज्यादा गैप होगा, मतलब एक्स अगर 100 है और एस सपोज 30 है, तो डीप इन द मनी पुट ना, पुट बहुत ही अच्छा है, राइट। स्टॉक का दाम अभी कितना नीचे है और एक्साइज प्राइस इज व्हाट, स्टॉक के दाम से ऊपर। वैसे कॉल के केस में, कॉल के केस में अपन एक्स और एस को ही कंपेयर करते हैं, और इन द मनी है कि आउट ऑफ द मनी, एट द मनी कैसे फीलिंग करते हैं? देखो अगर एस ग्रेटर देन एक्स है तो इसका मतलब अच्छा है, दैट इज इन द मनी कॉल। एस इक्वल टू एक्स है तो क्या हो गया, एट द मनी। एस लेस देन एक्स है तो क्या हो गया, आउट ऑफ द मनी, राइट। आपको ये सोचना है कि कॉल अच्छा है कि कॉल खराब है। कॉल कब अच्छा होता है? जब स्टॉक का दाम ऊपर रहता है, क्योंकि कॉल बना हुआ है अपसाइड के लिए। पुट कब अच्छा होता है? जब स्टॉक का दाम नीचे होता है, ठीक है। सो तो मैं यहाँ क्या कह रहा था कि यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, लॉन्ग टर्म पुट इज ऑल्सो मोर वैल्यूएबल देन द शॉर्ट टर्म पुट, हाउएवर इन केस ऑफ डीप इन द मनी पुट इट माइट सो हैपन कि शॉर्ट टर्म पुट इज मोर वैल्यूएबल देन द लॉन्ग टर्म पुट, ठीक है। तो एक बार में इन द मनी, एट द मनी, आउट ऑफ द मनी में बाद में आता हूँ। तो यहाँ पे सिर्फ मैं लिखता हूँ सेम with an exception of deep in the money pot। अब सिंस इन द मनी एट द मनी का बात ही हुआ है तो एक बार डाइवर्ट करके मनीनेस पे आ जाता हूँ। वो भी ये सेशन में लर्निंग मॉड्यूल 8 में कवर किया हुआ है, मनीनेस ऑफ एन ऑप्शन। ठीक है, ओके। यहाँ पे लिख रहा हूँ कॉल, यहाँ पे लिख रहा हूँ पुट। अगर एस इज ग्रेटर देन एक्स, आपको स्पॉट और स्ट्राइक प्राइस को कंपेयर करना है। सर स्टॉक का दाम स्ट्राइक प्राइस से ज्यादा है तो कॉल अच्छा है ना, कॉल तो बना ही ऊपर के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया इन द मनी। अब याद रखो कॉल अगर इन द मनी है तो पुट आउट ऑफ द मनी है। अच्छा कॉल इन द मनी, खराब पुट आउट ऑफ द मनी। दूसरा, एस इक्वल टू एक्स अगर है, स्पॉट प्राइस 500, स्ट्राइक प्राइस भी 500, 500, 500 एट द मनी। तीसरा, एस इज लेस देन एक्स,
स्ट्राइक प्राइस से नीचे अगर एस है तो पुट तो नीचे के लिए बना हुआ है, तो पुट अच्छा है ये केस में, तो पुट इज इन द मनी। अगर पुट इन द मनी तो कॉल आउट ऑफ द मनी। इट्स वेरी इजी, यू जस्ट हैव टू कंपेयर एस एंड एक्स। एस ग्रेटर देन एक्स, कॉल अच्छा इन द मनी, पुट खराब आउट ऑफ द मनी। एस इक्वल टू एक्स, कॉल एंड पुट बोथ आर एट द मनी। एस लेस देन एक्स, पुट अच्छा इन द मनी, कॉल खराब आउट ऑफ द मनी। जस्ट डाइवर्ट कर दिया। ओके, तो मैं ये वाला सेक्शन को डिस्कस कर रहा था। अगर डीप इन द मनी पुट हो, इन द मनी नहीं, डीप इन द मनी, जोर का स्टॉक नीचे है स्ट्राइक प्राइस के मुकाबले, ठीक है, वो केस में क्या पता शॉर्ट टर्म पुट माइट बी मोर वैल्यूएबल देन द लॉन्ग टर्म पुट। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, सेम विद एन एक्सेप्शन ऑफ डीप इन द मनी पुट। ठीक है, तो क्या क्या फैक्टर्स अफेक्ट करता है? स्पॉट, वॉलेटिलिटी, टाइम टू मेच्योरिटी। फोर्थ फैक्टर इज स्ट्राइक प्राइस। अगेन स्टाइल क्या है? स्ट्राइक प्राइस इज अ नेगेटिव फंक्शन ऑफ कॉल। फिर कॉल बोलते हैं आपको फीलिंग क्या आ जाना चाहिए? एस माइनस एक्स। एक्स जितना बड़ा रहेगा उतना कॉल का दाम गिरेगा, माइनस वाला पोर्शन बड़ा होगा तो कॉल का दाम तो गिरेगा ही। तो यहाँ पे लिख रहा हूं नेगेटिव फंक्शन। और पुट बोलते ही आपको ध्यान में आ जाना चाहिए एक्स माइनस एस। एक्स जितना बड़ा हुआ रहेगा स्ट्राइक प्राइस उतना पुट का दाम अच्छा, और एक्स जितना नीचे रहेगा उतना पुट का दाम खराब। तो पुट के केस में स्ट्राइक प्राइस एक्ट्स एज अ पॉजिटिव फंक्शन। स्ट्राइक प्राइस बढ़ा तो पुट का दाम बढ़ा, स्ट्राइक प्राइस गिरा तो पुट का दाम भी गिरा। यहाँ पे लिख रहा हूं पॉजिटिव फंक्शन। फिफ्थ इज इंटरेस्ट रेट। और आपको पता ही है लर्निंग मॉड्यूल 10 या 9 से इंटरेस्ट रेट मतलब हम लोग ऑप्शन के केस में या फिर फ्यूचर्स के केस में, पूरा का पूरा डेरिवेटिव्स के केस में रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न यूज करते हैं। रिस्क फ्री रेट सर क्यों ऐसा? अब रिवीजन सीरीज चल रहा है, वो सब माइंड में मतलब ब्रैकेट में लिख रहा हूँ रिस्क फ्री रेट। अब ये मैं इनफैक्ट जब लर्निंग मॉड्यूल 9 में क्वेश्चन किए थे वहां पे भी मैंने डिस्कस किया था। सर कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन इंटरेस्ट रेट्स के मुकाबले पॉजिटिव, इंटरेस्ट रेट्स एक्ट्स एज अ पॉजिटिव फंक्शन कि नेगेटिव फंक्शन? तो कॉल के केस में याद है कॉल इज अ पॉजिटिव फंक्शन ऑफ इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो कॉल का दाम बढ़ता है, इंटरेस्ट रेट गिरता है तो कॉल का दाम गिरता है। इनफैक्ट मैंने लॉजिक भी समझाया है, सुपरफिशियली समझाया था, बट वो हेल्प हो जाता है इन द लर्निंग मॉड्यूल 9 में। ठीक है, तो यहाँ पे जस्ट लिख रहा हूं मैं कॉल ऑप्शन के केस में पॉजिटिव फंक्शन और पुट ऑप्शन के केस में नेगेटिव फंक्शन। ठीक, लास्ट वाला इज आपका इनकम, खास करके डिविडेंड इनकम ले लेता हूं। यहाँ पे मैं लिख देता हूं इनकम, ब्रैकेट में लिखता हूं थिंक डिविडेंड। अब यहाँ पे आपको फालतू का स्ट्रेस ना हो इसीलिए, सॉरी, सोचने का तरीका, इंटरेस्ट रेट क्या था कॉल के केस में? पॉजिटिव फंक्शन था, तो इनकम क्या होगा? नेगेटिव। ऐसा हेल्प हो जाएगा आपको। जब इंटरेस्ट आता पॉजिटिव फंक्शन ऑफ कॉल तो डिविडेंड नेगेटिव। सर लॉजिक क्या है? देखो, इफ यू बाई द स्टॉक टुडे यू विल गेट द डिविडेंड, बट इफ यू बाई द कॉल, कॉल बाई करना मतलब बाइंग द स्टॉक टुडे और इट इज अ राइट टू बाई आफ्टर सम टाइम, राइट टू बाई, तो वो पीरियड में आपको डिविडेंड नहीं मिलेगा। तो कह रहे हैं कि यार कॉल बाई करोगे तो यू विल लूज डिविडेंड। इसीलिए डिविडेंड के जैसे ही पता चला कि यार ये स्टॉक डिविडेंड दे रहा है तो वो केस में कॉल का दाम गिर जाएगा, क्योंकि कॉल ऑप्शन होल्डर्स को तो डिविडेंड नहीं मिलेगा ना, राइट। तो जस्ट उल्टा, अगर इंटरेस्ट रेट पॉजिटिव फंक्शन है कॉल का तो डिविडेंड इज अ नेगेटिव फंक्शन। तो यहाँ पे लिख रहा हूँ नेगेटिव फंक्शन। और पुट के केस में पॉजिटिव फंक्शन। क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट रेट नेगेटिव था, डिविडेंड पॉजिटिव। सर ऐसे क्यों आप समझा रहे हो? रिवीजन सीरीज है। ठीक है, ओके, तो ये सारा का सारा फैक्टर्स था विच अफेक्ट द ऑप्शन प्राइसेस। स्पॉट, टाइम टू वैल्यू, वॉलिटिलिटी, स्ट्राइक प्राइस, इंटरेस्ट रेट एंड डिविडेंड इनकम। ये आपको एकदम ध्यान रहना चाहिए।
ओके, अब सेकंड कॉन्सेप्ट इसमें डिस्कस करना है, इसको मैं एक बार कॉन्सेप्ट 1 बोल देता हूँ, ठीक है? ओके, बोल दिया। कॉन्सेप्ट 2, they have discussed about the lower bound and the upper bound। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। लोअर बाउंड को आप एक बार मिनिमम वैल्यू सोचो और अपर बाउंड को आप एक बार मैक्सिमम वैल्यू सोचो। तो यहाँ पे लिख रहा हूँ लोअर बाउंड एंड द अपर बाउंड। लोअर बाउंड में यहाँ पे थिंक मिनिमम वैल्यू एंड अपर बाउंड थिंक मैक्सिमम वैल्यू। इस पे सम्स पूछेंगे उन लोग, यस। तो पहले कॉल ऑप्शन डिस्कस करते हैं। यहाँ पे पुट ऑप्शन, इनफैक्ट लोअर बाउंड अपर बाउंड करना ज्यादा बेटर रहेगा। यहाँ पे लोअर बाउंड, यहाँ पे अपर बाउंड। तो लोअर बाउंड का मतलब कॉल ऑप्शन का लोअर बाउंड्री क्या होगा, कॉल ऑप्शन का दाम मिनिमम से मिनिमम क्या होगा, मैक्स। कॉल ऑप्शन का फीलिंग क्या होता है, एस माइनस एक्स। लेकिन जब भी आप मिनिमम वैल्यू का बात करते हो तो देखो, जस्ट एक एग्जांपल ले रहा हूँ जिससे कि थोड़ा अच्छा लग जाए। यहाँ पे मैं खड़ा हूँ 0 पॉइंट ऑफ टाइम में, ठीक है? कॉल ऑप्शन एक्सपायर हो रहा है आफ्टर 6 months एंड टुडे वी आर स्टैंडिंग एट टी इज इक्वल टू 3। स्ट्राइक प्राइस है सपोज 100। कॉल ऑप्शन के केस में 100 का फीलिंग जनरेट कर लो, राइट टू बाय द स्टॉक एट 100 आफ्टर 6 months। 6 महीने के एंड में मैं स्टॉक को बाय करूंगा 100 पे, राइट? अब आप थर्ड मंथ के एंड पे हो और आपको स्टॉक अभी बाय करना है, तो आप अभी जब बाय करोगे तो आप 100 दोगे कि 100 का प्रेजेंट वैल्यू दोगे? 100 का प्रेजेंट वैल्यू, क्योंकि 100 तो यहाँ पे खड़ा है। राइट टू बाय द स्टॉक एट 100 आफ्टर 6 month। 6 महीने के एंड में अगर स्टॉक बाय करना है तो आप 100 दो, स्टॉक ले लो। लेकिन आप थर्ड मंथ के एंड में हो और आपको स्टॉक बाय करना है, तो यू विल नॉट पे 100। व्हाट विल यू पे? यू विल पे 100 का प्रेजेंट वैल्यू एट टी इज इक्वल टू 3, राइट? तो 100 को आप 3 महीने पहले पुल करोगे, जो भी प्राइस आएगा वो आप दोगे। जैसे आपने वो प्राइस दे दिया, मतलब आप क्या दोगे, कहने से प्रेजेंट वैल्यू ऑफ स्ट्राइक प्राइस एक्स। कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ स्ट्राइक प्राइस दोगे तो आपको स्टॉक आएगा, और जैसे आपको स्टॉक आ जाएगा आप स्टॉक बेचोगे। तो आपका कॉल ऑप्शन का दाम क्या होना चाहिए? कॉल ऑप्शन का दाम शुड बी एस टी। मेरे वाले केस में टी क्या है, 3 months। पीवी ऑफ एक्स देंगे, स्टॉक आएगा, स्टॉक को बेचेंगे तो स्टॉक प्राइस आएगा एस टी माइनस पीवी ऑफ एक्स। एस माइनस एक्स जिसको क्लियर है ना, तो बाकी सब संभाल लेगा। तो यहाँ पे लोअर बाउंड्री ऑफ द कॉल ऑप्शन इज मैक्स एस टी माइनस एक्स मत कर देना, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्स करना। सोचने का तरीका कि यार बिकॉज एक्स स्टैंडिंग ऑन टी मेच्योरिटी में, हम उसके पहले ही खड़े, तो हम एक्स नहीं देंगे, प्रेजेंट वैल्यू देंगे, एक्स कॉमा 0। ठीक है, ये हो गया कॉल ऑप्शन के केस। और पुट ऑप्शन के केस में इसको मिटा रहा हूं मैं। ये सम्स करते हो तो ऑफिस से बना दूंगा डायग्राम, डोंट वरी। ये हो गया। पुट ऑप्शन के केस में प्लीज सोचना, प्लीज पुट ऑप्शन के केस में लोअर बाउंड्री मैक्स। पुट ऑप्शन बोलते ही फीलिंग आना चाहिए एक्स माइनस एस, ठीक है? तो बट एक्स नहीं, पीवी ऑफ एक्स। यहाँ पे लिख रहा हूं कॉमा 0। ये हो गया लोअर बाउंड्री, ठीक। अपर बाउंड्री कॉल ऑप्शन के केस में इट्स वेरी इजी। एस अपर बाउंड्री मतलब मैक्सिमम वैल्यू, आपको सोचो मैक्सिमम वैल्यू। कॉल ऑप्शन के केस में मैक्सिमम कितना दोगे, स्टॉक का दाम, राइट? इट इज एज गुड एज अगर एक्स को 0 कर दो आप, तो एस माइनस एक्स, एक्स 0 हो गया आपका, तो बचा क्या, एस। ठीक है, तो दूसरा सोचने का तरीका कि यार अगर आपको कॉल ऑप्शन आप एंटर किया है विद स्ट्राइक प्राइस ऑफ से फॉर एग्जांपल एक्स इज इक्वल टू 100, ठीक है, टुडे, और 3 महीने का कॉल ऑप्शन है। अब आप 3 महीने के बाद स्टॉक को बाई करोगे एट 100, यू हैव एंटर्ड इनटू द कॉन्ट्रैक्ट। 3 महीने के बाद स्टॉक का दाम हो गया सपोज 120, तो आप कितना पे करोगे, 100। 3 महीने के बाद स्टॉक का दाम हो गया सपोज 80, तो कहने से कॉल ऑप्शन लैप्स। तो मैक्सिमम से मैक्सिमम आप क्या देने वाले हो, स्टॉक का दाम, ठीक है?
तो ऑब्वियसली मैं अभी इसमें डिग नहीं कर रहा हूँ, किसी को डिग करने से थोड़ा तकलीफ हो जाएगा क्योंकि डिग पूरी तरीके से कर नहीं पा रहा हूँ। रिवीजन वीडियो सोचने का तरीका, यार जैसी अपर बाउंड बोले ना, एक्स को आप जीरो अपना ये कर दो। कॉल ऑप्शन के केस में एस याद कर लो, पुट ऑप्शन के केस में पीवी ऑफ एक्स। ठीक, माइनस वाले पार्ट को आप जीरो करके अज्यूम कर लो तो आपका अपर बाउंड भी आ जाएगा। सॉरी कि मैं पूरी तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ, बिकॉज इट विल टेक टाइम वगैरह वगैरह। मैं अभी वो सब डाइवर्जेंस में नहीं जाना चाह रहा हूँ, तो एक सेकेंड, मैं बीच में एक्सप्लेनेशन रोक दिया, मैं एडमिट कर रहा हूँ। तो अपर बाउंड जैसे ही करते हो कॉल ऑप्शन के केस में, पहले तो मिनिमम वैल्यू आप सोच लो जिसको लोअर बाउंड कहते हैं, एस माइनस पीवी ऑफ एक्स। तो अपर बाउंड क्या होगा, वो पीवी ऑफ एक्स को जीरो अज्यूम कर दो तो क्या बचा एस। पुट ऑप्शन के केस में लोअर बाउंड्री क्या होता है, पीवी ऑफ एक्स माइनस एस। अपर बाउंड्री क्या होगा, अपर बाउंड, तो माइनस वाला पार्ट को आप जीरो कर दो तो बचा क्या, पीवी ऑफ एक्स। लेट्स मेक इट वेरी सिंपल। ठीक है, ओके। तो ये दो ही कॉन्सेप्ट अपने को डिस्कस करना था ये वाले लर्निंग मॉड्यूल 8 में, एक फैक्टर्स अफेक्टिंग द ऑप्शन वैल्यू एंड लोअर बाउंड्री एंड द अपर बाउंड्री। और तीसरा टाइप इन लोग सम्स में पूछे हैं कि आपको ऑप्शन का प्राइस देंगे। इनफैक्ट कॉन्सेप्ट 3 लिख देता हूं, डीकम्पोजिशन ऑफ ऑप्शन प्राइस इनटू एक्सरसाइज वैल्यू एंड टाइम वैल्यू। डीकम्पोजिशन ऑफ ऑप्शन प्राइस इनटू एक्सरसाइज वैल्यू एंड टाइम वैल्यू। आपको एक ऑप्शन का प्राइस दिया हुआ रहेगा, सपोज, चलो एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे, एग्जांपल से 6 month कॉल ऑप्शन ट्रेडिंग एट 50। 6 महीने का कॉल ऑप्शन है, मतलब टाइम टू मेच्योरिटी 6 months है। तो अभी कितने पे चल रहा है प्रीमियम, 50 पे। और वी आर स्टैंडिंग एट टी इज इक्वल टू 3 मान रहा हूं मेरे केस में, या फिर टी इज इक्वल टू 4 ले लेता हूँ। वी आर स्टैंडिंग एट टी इज इक्वल टू 4। तो हम लोग 4th month के एंड में है। बोलो ऑप्शंस का कितना टाइम बाकी है अभी, 6 महीने का कॉल ऑप्शन है, 4 महीना बीत गया तो बचा कितना, 2 months। याद आ रहा होगा, करेक्ट, ओके। तो यहाँ पे टाइमलाइन बना दे रहा हूँ, 6 month का ऑप्शन है एंड हम लोग 4th month के एंड में है। यहाँ पे क्या दाम पे चल रहा है, क्या प्राइस पे चल रहा है कॉल ऑप्शन का, कॉल ऑप्शन 50 पे, 50, ओके। आपको क्वेश्चन 50 तो टोटल प्राइस हो गया, अपने को यही 50 को ब्रेक करना है इनटू द एक्सरसाइज वैल्यू एंड द टाइम वैल्यू, करेक्ट। अब बाकी डिटेल्स आपने दिया ही नहीं, दे रहा हूँ। स्ट्राइक प्राइस एक्स, सपोज लेट्स टेक इट एज 100। ठीक है, मैं एक बार रफली कैलकुलेट कर लेता हूँ। 1%, बचा हुआ है। ठीक है, स्ट्राइक प्राइस 100, रिस्क फ्री रेट मैं लेता हूँ 4%। 4%। और स्टॉक का दाम एट टी इज इक्वल टू 4 क्या चल रहा है, स्टॉक प्राइस से
120। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट एक्सरसाइज वैल्यू एंड टाइम वैल्यू। टाइम इससे लगा क्योंकि क्वेश्चन को फॉर्मुलेट कर रहा हूं ना, बुक्स पे करेंगे तो सब कुछ डिटेल्स तो दिया हुआ रहेगा। तो 50 को डिकम्पोज करना है, ऐसे टाइप के क्वेश्चन इन लोग पूछेंगे बिटवीन द टू, एक्सरसाइज वैल्यू एंड टाइम वैल्यू। तो एक्सरसाइज वैल्यू को अपने को सबसे पहले निकालना पड़ेगा, एंड जो बैलेंसिंग फिगर रहता है दैट इज टाइम वैल्यू। तो यहाँ पे ब्रैकेट में लिख रहा हूँ बैलेंसिंग फिगर। तो कॉल के केस में एक्सरसाइज वैल्यू, कॉल मतलब एस माइनस पीवी ऑफ एक्स, याद है आपको ये वाला, एस माइनस पीवी ऑफ एक्स। पुट मतलब पीवी ऑफ एक्स माइनस एस। तो सर हम लोग टी इज इक्वल टू 4 पे खड़े हैं, आज के आज ही अगर मेरे को एक्सरसाइज करना होता तो मैं कितना देता? बोलो आप 100 देते कि 100 का प्रेजेंट वैल्यू 2 महीने पहले, 100 का प्रेजेंट वैल्यू 2 महीने पहले ये आप देते, आपको स्टॉक आता और आप स्टॉक को क्या करते? बेचते। क्या दाम पे बेचते स्टॉक को? 120 पे। तो एक्सरसाइज वैल्यू आता है आपका 120 पे, आप बेचते, आपको आया, माइनस ये 120 पाने के लिए आप कितना देते? पीवी ऑफ एक्स 2 मंथ्स बिफोर। तो यहाँ पे डायरेक्टली लिख रहा हूं 100, जो कहां पे खड़ा है 6 पे, इसको 2 मंथ पीछे पुल करना है, डिवाइड बाई क्या रेट से पुल करना है सर? 4% का फैक्टर, 4% तो साल का है, टू द पावर 2/12। अज्यूम्ड कि आपको पुल करने आ रहा है, ठीक है, तो प्लीज करना 1.04 y टू द पावर x इंटू 100 120। तो सर एक्सरसाइज वैल्यू आ गया 20.6515। पूरा फाइनल करके कर रहा हूँ, 120 माइनस इतना। तो 50 में से 20.65 एक्सरसाइज वैल्यू है, तो टाइम वैल्यू क्या है? बैलेंसिंग फिगर। $29.3485। ठीक है, तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन इन लोग पूछेंगे। सर पुट ऑप्शन होता तो अगेन एक्सरसाइज वैल्यू कैसे निकालते हैं? पीवी ऑफ एक्स माइनस एस करके एक्सरसाइज वैल्यू आता, जो भी बचता दैट इज टाइम वैल्यू। तो ये था आपका पूरा का पूरा लर्निंग मॉड्यूल 8, एकदम शॉर्ट तरीके से समझाया। फैक्टर्स अफेक्टिंग द ऑप्शन वैल्यू। कॉन्सेप्ट नंबर 2 है आपका लोअर बाउंड एंड अपर बाउंड। लोअर बाउंड करो, अपर बाउंड में माइनस वाले पोर्शन को 0 अज्यूम कर लो, आगे अपर बाउंड। उसके बाद डिकम्पोजिशन ऑफ प्राइस इनटू एक्सरसाइज वैल्यू एंड द टाइम वैल्यू। दिस इज ऑल अबाउट द लर्निंग मॉड्यूल 8। ठीक है, सो एक बार अभी क्वेश्चंस देख लेते हैं। चलो सबसे पहले मैं क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। चलो अभी जो किया अपन ने, VFO is considering a sold call strategy। मेरे को क्वेश्चन आइडियल तो यहां से पढ़ना चाहिए कि क्वेश्चन कंटिन्यूड है, बट ठीक है, जब इंडिविजुअल सम्स इन लोग पूछ रहे हैं तो इट डजेंट मैटर, अपन सॉल्व कर पाएंगे। VFO is considering a sold call strategy to generate income from the sale of a call। कॉल को बेचेगा और प्रीमियम खाने का प्लान कर रहे हैं, ठीक है। In your scenario analysis of the sold call option alternative, VFO has asked you to value the call option in 3 months time if B's spot price is INR 325 per share। बोल रहा है थर्ड मंथ के एंड में कॉल ऑप्शन को वैल्यू करो, अगर थर्ड मंथ के एंड में स्टॉक का प्राइस हो गया 325। ठीक है, गिवन एन एस्टिमेटेड कॉल प्राइस ऑफ INR 46.41 एट दैट टाइम। थर्ड मंथ के एंड में ये कॉल ऑप्शन का दाम क्या होने वाला है? हमने एक्सपेक्ट किया कितना? 46.41। ओके, which of the following correctly reflects the relationship between calls exercise value and time value? तो एक सेकंड, we are standing today 0। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि थर्ड मंथ के एंड में कॉल ऑप्शन का दाम क्या होने वाला है? 46.41। अब 46.41 को ब्रेक करना है बिटवीन द टू, एक्सरसाइज वैल्यू एंड टाइम वैल्यू। लेकिन सर ओरिजिनल पीरियड क्या है वो तो बोलिए, वो जानने के लिए इसलिए आपको पैराग्राफ पढ़ना पड़ता है। तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली एक बार पैराग्राफ पढ़ रहा हूँ। यहाँ पे देखो 6 मंथ, 6 मंथ। ठीक है, एग्जाम में अगर पूछेंगे तो आपको 1 1 लाइनर क्वेश्चन देंगे जिसमें आपको लिखा होगा कि ओरिजिनल मेच्योरिटी टाइम टू मेच्योर इज 6 मंथ,
एंड वी आर स्टैंडिंग एट t इज इक्वल टू 3, ऑप्शन का प्राइस आपको दे देंगे, बोलेंगे डिकम्पोज करो, ठीक है। तो ऐसे एग्जाम्पल्स है ऊपर, वो भी करेंगे, बट यहाँ पे तो सर डायग्राम इमेजिन कर लो, 0 6 3, थर्ड मंथ के एंड में आपने क्या एक्सपेक्ट किया है, 46.41, इसी को डिकम्पोज करना है बिटवीन द एक्सरसाइज वैल्यू एंड द टाइम वैल्यू, ठीक है। तो अब स्ट्राइक प्राइस क्या है, ये भी आपको ऊपर दिया हुआ है, स्ट्राइक प्राइस। अब एक बार 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 ऊपर जाना पड़ रहा है क्योंकि पैराग्राफ एक बार पढ़ रहा हूं, ये वाला इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, देखना। द VFO ओन्स नॉन डिविडेंड पेइंग शेयर्स ऑफ बी लिमिटेड, एक फैमिली है, फैमिली ऑफिस जो होल्ड कर रहा है बी का शेयर्स, ठीक है, बियोमियन क्या है, बायोमियन, ठीक है, बी बोल रहा हूँ, बी शेयर्स दैट आर करंटली प्राइस, जीरो पॉइंट ऑफ टाइम में 295 पे चल रहा है स्टॉक का दाम। VFO CIO जो एक फैमिली का इन्वेस्टमेंट्स को देखता है ना, चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर, वो क्या सोच रहा है, अब आप बिना पैराग्राफ पढ़े सोचना कि अगर आपने स्टॉक बाई किया हुआ है, आपको किस चीज का डर है, स्टॉक का प्राइस नीचे जाने का। तो चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर ये सोच रहा है कि यार अगर स्टॉक का प्राइस नीचे चलेगा तो हम बचेंगे कैसे, तो हेज कैसे करेंगे। तो तीन तरीका है, या तो आप पुट बाय कर लो, स्टॉक बाय पुट बाय प्रोटेक्टिव पुट, या तो आप फॉरवर्ड को सेल कर लो, फॉरवर्ड को सेल याद है नीचे जाने से डिफरेंस आएगा, राइट, या तो आप कॉल सेल कर लो। बेस्ट इंट्यूटिव तरीका सोचने का कि स्टॉक बाई किया है मतलब बुलिश, हेज करने के लिए आपको बेरिश जाना पड़ेगा। तो बेरिश आप कैसे कैसे जा सकते हो, या तो पुट ऑप्शन बाई, या तो फॉरवर्ड सेल, या तो कॉल सेल। कॉल बाई बुलिश होता है, कॉल सेल बेरिश होता है, वही लिखा हुआ है उसमें। चलो, VFO CIO is considering an offer to sell shares at a forward, देखो फॉरवर्ड सेल क्या प्राइस पे, 300.84, या तो in a 6 month, maturity is 6 month, you have been asked to advise on the purchase of a put option or the sale of a call option with exercise price equal to the forward price, ठीक है। तो यहाँ पे तीन ऑप्शन है, या तो फॉरवर्ड सेल, या तो पुट बाय, या तो कॉल बाय, ठीक है। क्या प्राइस है फॉरवर्ड को अगर सेल करेगा तो, तीनों का, इनफैक्ट ऐसे लिख देता हूं, इन दोनों का स्ट्राइक प्राइस क्या होने वाला है सर, जो फॉरवर्ड का प्राइस है कितना है, 300.84, ठीक है। अब आते हैं, चलो ओके। तो अपने को पता चल गया सर, स्ट्राइक प्राइस 300.84 है। एक्साइज वैल्यू कॉल के केस में कैसे निकालते पता है ना आपको, S माइनस पीवी ऑफ एक्स। एस कितना दिया हुआ है, थर्ड मंथ के एंड का एस, क्या ना, 325 है, माइनस पीवी ऑफ एक्स, पीवी कितना था 300.84, डिवाइड बाई इंटरेस्ट रेट कितना दिया हुआ है ऊपर, आई थिंक 4% दिया हुआ है, 4%, 3 महीने पहले, 3/12। भगवान के लिए प्लीज ऐसा मत कर देना 0 से 3 का 3 मंथ नहीं लिया है, 6 से 3 का लिया हुआ है, पीछे पुल कर रहा हूं ना डिस्काउंटिंग, तो प्लीज कर लो, मैं भी कर रहा हूँ। 1.04 y to the power x 0.5, आया होगा 27.095, ये एक्साइज वैल्यू यहीं पे दिख रहा है 27.1। तो बैलेंसिंग फिगर क्या है, कर लो, 46.41 माइनस 27.10, 19.31, डी इज द आंसर। Question number 4. In comparing the sold call and purchase put strategies at forward price, दोनों का strike price तो forward price के बराबर ही है. VFO CIO is concerned about how an immediate increase in the volatility of the underlying B shares might affect the option value. Okay. देखो किस पे stress किया है, volatility पे। बोल रहे volatility कैसे affect करेगा call and put का options, call and put के prices को।
आपको पता है वॉलेटिलिटी पॉजिटिवली अफेक्ट करता है, वॉलेटिलिटी अगर बढ़ने वाला है तो कॉल प्राइस भी ऊपर जाएगा, पुट प्राइस भी ऊपर जाएगा, और अगर वॉलेटिलिटी गिरने वाला है तो कॉल प्राइस भी नीचे, पुट प्राइस भी नीचे। तो यहाँ पे स्ट्रेस किया है वॉलेटिलिटी पे। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट दिस वॉलेटिलिटी चेंज एंड इट्स इफेक्ट ऑन द स्ट्रेटेजी इज मोस्ट एक्यूरेट? सर स्ट्रेटेजी क्या है? या तो उन लोग सोच रहे कॉल को सेल करना या फिर पुट को बाई करना, ठीक है। ऑप्शन ए पढ़ते हैं। An increase in the volatility of the underlying shares has the same effect on the call and put option values. यहां तक स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है, सही बोल रहा है, सेम इफेक्ट है। So this change should not affect VFO's strategy decision. एकदम गलत। अगर वॉलेटिलिटी बढ़ने वाला है तो बोल रहा है या तो कॉल को आप सेल करो या तो पुट को बाई करो, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। एकदम गलत है, फर्क पड़ता है। सर कैसे फर्क पड़ता है? कमिंग ऑप्शंस में है आपको, तो ये स्ट्रेटेजी, ये वाला ऑप्शन रॉन्ग है। इसका यहां तक का पार्ट एकदम करेक्ट था, ठीक है। Option B, since the changes in volatility of the underlying shares have the opposite effect on put versus the call option. Volatility का opposite effect है क्या? मतलब ऐसा है क्या volatility बढ़ने से put गिरेगा and call बढ़ेगा? ऐसा तो है नहीं, positive effect है दोनों के केस में। तो यहाँ तो opposite word पढ़ते ही statement पूरा का पूरा wrong होगा। तीसरा वाला क्या बोल रहा है? An increase in the volatility of the underlying shares will increase both the cost of the purchase put strategy and the premium received on the sold call. एकदम सही है। वॉलेटिलिटी बढ़ गया मतलब पुट का दाम भी बढ़ गया, कॉल का दाम भी बढ़ गया। और आप क्या सोच रहे हो? या तो पुट को बाई करना या तो कॉल को सेल करना। और अगर आप पुट को बाई करने का सोचो तो कहने से आपको कॉस्ट ज्यादा लगेगा क्योंकि पुट का दाम बढ़ गया होगा। उसके बजाय आप कॉल को सेल करने का सोचोगे तो ज्यादा प्रीमियम अर्न कर लोगे, राइट। तो इन लोग बोल रहे इट इज बेटर टू सेल अ कॉल rather देन बाइंग अ पुट। और पहला वाला ऑप्शन क्या बोल रहा था? वेदर यू बाई अ पुट और सेल अ कॉल डजंट मैटर, इसलिए वो रॉन्ग था। will increase both the cost of purchased put strategy and the premium received on the sold call. So this strategy will increase the attractiveness of the call strategy versus the put strategy. This is correct. यहाँ पे मैं थोड़ा सा डिसएग्री कर रहा हूँ, प्रैक्टिकल एंगल से बोल रहा हूँ ऑथर से। जनरली प्रैक्टिकली आप सोचो, डाइवर्स ऑडियंस है, बहुत सारे लोग ऑप्शंस को ट्रेड करते होंगे। तो यार वॉलेटिलिटी जब जब बढ़ता है तो आइडियल स्ट्रैटेजी वुड बी टू बाय ऑप्शंस ना, राइट। क्योंकि अगर वॉलेटिलिटी बढ़ने वाला है तो आप ऑप्शन को बाय करते हो, जिसकी वजह से आपका प्रीमियम्स और भी ज्यादा शूटअप होगा एंड आपको फायदा होता है। वन शुड नेवर सेल ऑप्शंस जब वॉलेटिलिटी बढ़ने वाला है। ऑप्शन सेल करोगे और प्रीमियम्स एकदम स्पाइक हो जाएंगे तो आपको लॉस होगा। ये जस्ट डाइवर्ट करके बोल रहा हूँ क्योंकि ये ऑप्शन देख के किसी को भी डाउट आएगा कि सर प्रैक्टिकली तो व्हेन वॉलेटिलिटी इज गोइंग टू राइज तो हम जनरली ऑप्शंस को बाई करते हैं। इलेक्शंस के टाइम पे, बजट के टाइम पे वॉलेटिलिटी बढ़ता है तो पीपल जनरली बाई ऑप्शंस, दे डू नॉट सेल ऑप्शंस। बट यहाँ पे कुछ अलग तरीके से बोला है, बोल रहा है नहीं यार बाई करेंगे तो खर्चा ज्यादा लग जाएगा, कॉस्ट ज्यादा हो जाएगा, इससे बेटर है कि यार वॉलेटिलिटी बढ़ा हुआ है तो सेल कर, ज्यादा प्रीमियम खाने मिलेगा। ठीक है, ऑथर को रेस्पेक्ट करते हुए जाते हैं। तो यहाँ पे है ऑप्शन सी, सी होगा करेक्ट आंसर, इज सी। 3 का बी। क्वेश्चन नंबर 5, इन कंपेयरिंग द बी परचेज, ये आपका बायोमियल परचेज पुट एंड सोल्ड कॉल स्ट्रेटेजीज, which of the following statement is most correct about how the call and put values are affected by changes in factors other than volatility? वॉलेटिलिटी को छोड़ के अदर फैक्टर्स कैसे अफेक्ट करते हैं कॉल एंड पुट को, आज अपन ने शुरू में डिस्कस किया है। देखो, changes in time to expiration and risk-free rate have similar directional effect. False. Time to expiration have a similar effect है, सही है। Long term options are more valuable than the short term options. However, sir एक exception था कि जहां पे short term put might be more valuable than the long term put। ठीक है, वो एक exception था, but generally देखोगे तो long term options are more valuable than the short term options। तो ये वाला तो सही बोल रहा है, have the similar directional effect। लेकिन रिस्क फ्री रेट ऑफ इंटरेस्ट रेट के लिए तो सेम इफेक्ट नहीं है ना, ऑपोजिट इफेक्ट है। इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो कॉल ऑप्शन का दाम बढ़ता है, लेकिन पुट ऑप्शन का दाम तो गिरता है। दे डोंट हैव द सेम डायरेक्शनल इफेक्ट। तो ये वाला ऑप्शन हो गया आपका रॉन्ग। चेंजेस इन द टाइम टू एक्सपायरेशन टेंड टू हैव सिमिलर डायरेक्शनल इफेक्ट ऑन पुट एंड कॉल, सही है। while changes in the exercise price and the risk free tend to have opposite effect, perfect। याद है स्ट्राइक प्राइस, अगर स्ट्राइक प्राइस बढ़ता है तो कॉल ऑप्शन का दाम गिरता है, स्ट्राइक प्राइस बढ़ता है तो पुट ऑप्शन का दाम बढ़ता है, तो ऑपोजिट का फीलिंग। और वैसे इंटरेस्ट रेट के केस में तो मैंने बोल ही दिया, इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो कॉल ऑप्शन का दाम बढ़ता है, पुट ऑप्शन का दाम गिरता है। तो एक्साइज प्राइस और इंटरेस्ट रेट को देखते हुए कॉल एंड पुट ऑपोजिट बिहेव करते हैं, और टाइम को देखते हुए सेम बिहेव करते हैं। ऑब्वियसली यहाँ पे ध्यान रखने वाला बात यह है, एक्सेप्शन याद रखना, टाइम के केस में, टाइम टू एक्सपायरेशन के केस में एक एक्सेप्शन है। व्हाट इज दैट एक्सेप्शन? डीप इन द मनी पुट।
डीप इन द मनी पुट के केस में सर शॉर्ट टर्म पुट ज्यादा वैल्यूएबल देन द लॉन्ग टर्म पुट, वो केस में तो सर टाइम टू एक्सपायरेशन का भी अपोजिट इफेक्ट हो गया, राइट। बट ऑब्वियसली उसको एक अगर क्वेश्चन स्पेसिफिकली पूछा है डीप इन द मनी पुट तो ही अपने को कंसिडर करना है, वैसे तो लॉन्ग टर्म ऑप्शंस आर मोर वैल्यूएबल देन द शॉर्ट टर्म ऑप्शंस, जनरल टर्म में सोचना, ठीक है। चेंजेस इन द रिस्क फ्री रेट हैव द सेम डायरेक्शनल इफेक्ट, ये लाइन पढ़ते आगे का क्या पढ़ेंगे, फॉल्स हो गया। तो एक बार मैं इसका आंसर रीड करवा रहा हूँ, रीड कर रहा हूं मैं, देखो। द करेक्ट आंसर इज बी, चेंजेस इन द टाइम हैव द सिमिलर डायरेक्शनल इफेक्ट, द ओनली एक्सेप्शन बीइंग डीप इन द मनी पुट in some cases, ठीक है, while changes in the exercise price and risk free rate tend to have opposite effect. Good question. सारे के सारे क्वेश्चंस एकदम इंपॉर्टेंट है इसके, उसको मार्क कर रहा हूं, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 2, इन इवैल्यूएटिंग द परचेज पुट स्ट्रेटेजी जिसका स्ट्राइक प्राइस फॉरवर्ड प्राइस के मुकाबले है, the CIO has asked you to consider selling the put in 3 months time if its price appreciates over that period. स्टॉप करो, समझो प्लीज। याद है वीएफओ फैमिली ऑफिस बी का शेयर्स होल्ड कर रहा था हेज करने के लिए, या तो फॉरवर्ड सेल या तो पुट बाय या तो कॉल सेल। अब सपोज हेज करने के लिए इन लोग ने पुट बाय किया, तो सीआईओ क्या बोल रहा है सुनना, सीआईओ बोल रहा है अगर स्टॉक का दाम बढ़ गया ना 3 महीने के दौरान, भाई तो एक सेकंड, जो पुट बाय कर रहा है कितने पीरियड का, एक्सपायरी के 6 मंथ का ऊपर लिखा हुआ है, टोटल पीरियड इज 6 मंथ। तो सीआईओ क्या इवेल्युएट कर रहा है, अगर शेयर्स का दाम बढ़ गया 3 मंथ इन 3 मंथ्स, तो फालतू का पुट को क्यों होल्ड करेंगे यार, पुट को हम लोग बेच देंगे। आप समझे, जीरो पॉइंट ऑफ टाइम में स्टॉक था, पुट भी था, पुट बाई किया 6 महीने एक्सपायरी वाला, और वहां से अगर 3 महीने के दौरान स्टॉक का दाम बढ़ गया तो पुट को क्यों होल्ड करेंगे यार, इसका मतलब एक कन्विक्शन आ गया कि स्टॉक का दाम बढ़ने ही वाला है, तो अननेसेसरी वी शुड नॉट होल्ड द पुट, वी विल सेल इट, वही बोल रहा है वो। Which of the following best characterize the no arbitrage put price at that time? चलो ऑप्शन ए पढ़ते हैं। As VFO will exercise only if the spot price is below the exercise price. Put के केस में क्या होता है, फीलिंग इज x minus s ना, तो कब एक्सरसाइज करेगा, when the spot is less than the x, यहां तक सही जा रहा है। The lower bound, lower bound याद है लोअर बाउंड क्या था, PV of x minus s, put price is the greater of, क्या बोल रहा है, is the greater of, मतलब यहाँ पे max कॉमा मैक्स ब्रैकेट 0 कॉमा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ स्पॉट प्राइस माइनस एक्सरसाइज प्राइस, इसने प्रेजेंट वैल्यू सबका ले लिया, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एस माइनस एक्स ले लिया, रॉन्ग है। ऑप्शन बी, एज वीएफओ विल एक्सरसाइज ओनली इफ द स्पॉट प्राइस इज बिलो द एक्सरसाइज प्राइस, यहां तक सही है। द अपर बाउंड ऑफ द पुट प्राइस इक्वल्स टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द एक्सरसाइज, अपर बाउंड याद है सिर्फ पीवी ऑफ एक्स है, राइट। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्स माइनस द स्पॉट प्राइस, ये रॉन्ग है। अपर बाउंड तो सिर्फ क्या होता है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्स, तो ये रॉन्ग, ये रॉन्ग, तो ये राइट, राइट। यहाँ पे देखो, द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द एक्सरसाइज प्राइस माइनस द स्पॉट प्राइस, राइट। द लोअर बाउंड्री क्या होगा, मैक्स कॉमा मैक्स ब्रैकेट 0 कॉमा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ स्ट्राइक प्राइस माइनस द स्पॉट प्राइस, वही देखो, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द एक्सरसाइज प्राइस और स्ट्राइक प्राइस माइनस द स्पॉट प्राइस, पीवी ऑफ एक्स माइनस एस, ये लोअर बाउंड्री है, कॉमा 0, ठीक है, मैक्सिमम। तो सी इज द करेक्ट आंसर, इंपॉर्टेंट है ये भी। Question number 1. VFO is considering the purchase of put option to hedge against the decline in the B share price. वो तो अपन ने डिस्कस किया ही है। Which of the following statement best characterizes the trade-off between the put and the forward based on the no arbitrage pricing? Let us discuss. Options देख लेते हैं। The gain on the forward sale will equal the purchased put options profit at maturity provided the put option ends up in the money at maturity. Okay. अब एक बार नंबर्स ले लो तो इजी हो जाएगा। तो क्या बोल रहा है, अगर हमने एफ माइनस किया होता और अगर स्टॉक का दाम नीचे चले गया होता तो एफ माइनस में गेन होता, फॉरवर्ड सेल करते तो नीचे के लिए है, राइट। उसके बजाय अगर पुट ऑप्शन बाई किया होता तो बोल रहा है जो फॉरवर्ड सेल करके जो प्रॉफिट होता पुट में भी उतना ही प्रॉफिट होता। एक बार लूज एग्जांपल ले रहा हूं, इजी एग्जांपल ले रहा हूं, यही वाला ले लेते हैं। यहाँ पे इनफैक्ट डाइवर्ट कर रहा हूं यहाँ पे थोड़ा। सपोज आपका फॉरवर्ड प्राइस है, एक बार मैं 300.84 को कंसिडर नहीं कर रहा हूँ, इजी ले रहा हूँ, 100, और स्ट्राइक प्राइस भी सपोज 100 है। आपने अगर एफ माइनस किया होता और मेच्योरिटी में, ऑन मेच्योरिटी
स्पॉट प्राइस ऑन मेच्योरिटी स्टॉक प्राइस 80 होता, तो बोलो फ्यूचर्स में आपको गेन कितना होता? कैन आई से 100 माइनस 80? डोंट एक्सपेक्ट मी टू टीचर फ्यूचर्स का गेन कैसे निकालेंगे, ऑब्वियसली एफ माइनस डाउनसाइड है, नीचे जाने से डिफरेंस आने वाला है। पुट के केस में कितना होता गेन? सबसे पहले तो पे ऑफ याद है आपको सर, 100 माइनस 80 माइनस प्रीमियम पेड। तो सर पुट के केस में गेन कम क्यों होगा ना फॉरवर्ड के मुकाबले, राइट? फॉरवर्ड में इट इज सिंपल, एफ माइनस एस कर देंगे, खत्म कर देंगे स्टोरी। पुट के केस में भी सर अपन जो स्ट्राइक प्राइस है माइनस एस करेंगे, वो हो गया आपका पे ऑफ। लेकिन पुट ऑप्शन खरीदने के लिए आपने प्रीमियम भी तो दिया होगा, वो भी तो एडजस्ट करोगे। तो पुट ऑप्शन का गेन वुड बी लोअर देन द फॉरवर्ड। यहाँ पे क्या बोला है, विल इक्वल, तो ये ऑप्शन हो गया रॉन्ग। The loss on the forward sale will exceed the loss on the purchase put at maturity if B share price exceed the forward price by more than the initial put premium paid. ये वाला एग्जांपल ले लो, कितना था 100, स्ट्राइक प्राइस भी 100, और सपोज प्रीमियम है, यहाँ पे दे रहा हूं प्रीमियम 10 रुपए है। मेच्योरिटी के टाइम पे स्टॉक का प्राइस बढ़ गया, कितना बढ़ गया? सपोज 110 हो गया। तो बोलो फॉरवर्ड में नुकसान कितना? कैन आई से -10? एफ माइनस किया था अपन ने, स्टॉक का दाम ऊपर गया, ऊपर जाने से नुकसान है एफ माइनस में। और पुट में नुकसान कितना? पुट के केस में जैसे ही स्टॉक प्राइस ऊपर चले गया तो पुट क्या होता है, लैप्स। लैप्स हो गया तो सिर्फ नुकसान कितना होता है, प्रीमियम पेड -10। तो लॉस तो बराबर होगा कब? जब स्टॉक का प्राइस कितना होगा, स्ट्राइक प्राइस प्लस प्रीमियम पेड। मैंने 110 कहां से निकाला, 100 स्ट्राइक प्राइस प्लस पुट का प्रीमियम ऐड किया तो 110 हो गया। लेकिन सर फ्यूचर्स में या फिर फॉरवर्ड में लॉस ज्यादा हो जाएगा अगर स्टॉक प्राइस इज ग्रेटर देन द स्ट्राइक प्राइस प्लस प्रीमियम पेड। एग्जांपल लो, अगर यहाँ पे स्टॉक का प्राइस 111 हो गया होता, तो कहने से फॉरवर्ड में लॉस कितना होता, 11, और पुट में कितना होता, अब भी 10। तो वही तो लिखा है, the loss on the forward sale will exceed the loss on the purchase put at maturity. B share price exceed the forward price by more than the initial put premium paid. So this is the correct answer, right? So we do not have enough information to answer this question is the wrong. So A wrong, C wrong, B is the correct answer. Just एक दो एग्जांपल देख लेते हैं जिससे आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाए। ये देखो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, मैच द फॉलोइंग चेंजेस इन फैक्टर्स अफेक्टिंग द ऑप्शन वैल्यू। देखो अदर फैक्टर्स को कांस्टेंट माना है, तो विद द करस्पॉन्डिंग ऑप्शन वैल्यू चेंज, ठीक है। लोअर एक्सरसाइज प्राइस, बोलो स्ट्राइक प्राइस अगर कम हो गया तो कहने से कॉल ऑप्शन का दाम बढ़ेगा। स्ट्राइक प्राइस के केस में कॉल ऑप्शन इज व्हाट, नेगेटिव। स्ट्राइक प्राइस कम होने से कॉल ऑप्शन बढ़ेगा, तो लोअर एक्सरसाइज प्राइस विल इंक्रीज द वैल्यू ऑफ द कॉल ऑप्शन। अ लोअर अंडरलाइंग प्राइस, ऑब्वियसली अगर लोअर अंडरलाइंग प्राइस एस कम हो गया तो बोलो क्या होने वाला है, वैल्यू ऑफ द पुट ऑप्शन बढ़ेगा। पुट ऑप्शन तो नीचे के लिए, और वैसे सोचते तो वैसे सोच लो, पुट के केस में एक्स माइनस एस होता है, एस गिरेगा तो पुट क्या होगा, बढ़ेगा। अराइज इन द वॉलिटिलिटी, सर वॉलिटिलिटी बढ़ने से कॉल एंड पुट दोनों बढ़ते हैं। ठीक, एक बार ऐसे टाइप के सम्स इन लोगों ने जो डिकम्पोजिशन का किया हुआ है ना, लेट अस चेक यहाँ पे। हाँ प्लीज यहाँ पे आओ, देखो ऐसे टाइप के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। A 6-month European call option on the underlying stock with no additional cash flow has an exercise price of GBP 50. Strike price कितना है आपका 50, and initial underlying price अभी स्पॉट का दाम, स्पॉट प्राइस क्या चल रहा है 49.75, रिस्क रेट कितना है 2%। कैलकुलेट द लोअर बाउंड ऑफ द कॉल प्राइस। लोअर बाउंड बोलते ही आपको ध्यान आ जाना चाहिए एस माइनस पीवी ऑफ एक्स, ठीक है। इन 3 months टाइम इफ एस टी इज इक्वल टू जीबीपी 65, आपको जीरो पे नहीं खड़ा किया है, थर्ड मंथ के एंड पे खड़ा कर दिया है। प्लीज बनो 036, यहाँ पे आपको लोअर बाउंड निकालना है। तो थर्ड मंथ के एंड पे क्या प्राइस है 65, तो यहाँ पे लिख रहा हूँ 65 माइनस पीवी ऑफ एक्स। स्ट्राइक प्राइस कितना था 50, कहने से 50 को 3 मंथ पहले पुल कर देंगे, 50 डिवाइड बाय क्या रेट से पुल करना है सर, 2%। 2% तो साल का है, टू द पावर 3/12। प्लीज करो।
15.24 या फिर 15.25, ये आएगा लोअर बाउंड। इनका कैलकुलेशन देखो एकदम हाईफाई है, अपने को आंसर मैच करने से मतलब है, इन लोग ने प्रेजेंट वैल्यू निकालना है बस नोटेशन को यूज कर करके, ठीक है। सो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आएंगे एंड यू शुड बी नाउ वेरी मच कंफर्टेबल टू सॉल्व इट, ठीक है। तो यहाँ पे मैं स्टॉप कर रहा हूँ, लर्निंग मॉड्यूल 8 कंप्लीट सारा तरीके से हो गया है। ऑब्वियसली कुछ कुछ जगह पे लॉजिक को कॉम्प्रोमाइज किया है, बट इट्स फाइन, रिवीजन सीरीज है, पिकअप के लिए मोर देन इनफ है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट सीरीज में मिलते हैं, तब तक टेक केयर, स्टडी वेल, बाय बाय।